मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग 10 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम के चैप्टर के अगले लेक्चर में ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया था, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का शुरुआत पिछले लेक्चर में हो गया था। लेकिन अभी हम लोग जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा डिटेल वर्जन पढ़ने वाले हैं, मतलब पूरा डेप्थ में जाके सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे होंगे। इसमें सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि ये सिस्टम में जो जितने भी ऑर्गेनल्स था, जो 4 ऑर्गेनल्स था आपके पास, उस चारों ऑर्गेनल्स का बारी बारी से हम लोग व्याख्या कर रहे होंगे, बारी बारी से हम लोग उस पर अपना समय दे रहे होंगे। तो अभी हम लोग फिर से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक जो समरी था कल का, उसी को एक पिक्टो वे में आप लोगों के सामने रखेंगे, जिससे आपको पिछला क्लास का सारा चीज़ याद आ जाए और कुछ नया चीज़ भी आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या था। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप लोगों ने देखा था कि 4 पार्ट से मिलकर बन रहा था। एक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम और चौथा था वैक्यूल। इस 4 से मिलकर बन रहा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इस चारों ऑर्गेनल्स का काम एक ही तरह का है। ये सब एक ही काम में एक दूसरे का हेल्प करके एक काम को पूरा शुरू से अंत तक सही ढंग से कर रहे होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी पार्ट है सब अपना अपना भूमिका निभा रहा होता है खाना को पचाने में, सेम उसी तरह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी कोई एक पर्टिकुलर काम है जिसको करने में ये चारों जो ऑर्गेनल्स है अपना अपना ये देते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग पहले जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग प्यार से ER भी बोल रहे होते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे भी ER लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात हो रही है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम लोग पिक्चर डायग्राम बनाए होंगे अपने कॉपी में, तो उसमें देखेंगे तो उसमें देखे थे कि सेल था, उसमें एक न्यूक्लियस था, यूकैरियोटिक सेल वाला सॉरी, उसमें एक बेहतर सा न्यूक्लियस था जिसमें कुछ गैप था। उसी गैप में से एक पतला पतला झिल्ली टाइप का निकला हुआ था, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, जो न्यूक्लियस इस टाइप का है, उसी के साथ लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एक नली टाइप का जो एक दूसरे से मिल कर बन रहा है। तो इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ, तो न्यूक्लियर एनवलप के साथ, और वो भी किस न्यूक्लियर एनवलप के साथ, जो आउटर न्यूक्लियर एनवलप है, बाहरी न्यूक्लियर एनवलप के साथ ये होता है, ये कनेक्टेड होता है। जैसे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देख रहे थे कि न्यूक्लियस 2 लेयर से मिलकर बनता है, एक उसके अंदर लेयर होता है, एक उसके बाहर लेयर होता है, डबल स्टैंडर्ड लेयर होता है। तो इसमें आउटर लेयर के साथ कनेक्टेड होता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर हम लोग ध्यान से याद करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही ऊपर कहीं कहीं पर राइबोसोम्स होता था। उसके चारों तरफ राइबोसोम्स नहीं होता था, कहीं कहीं पर राइबोसोम्स होता था। तो यहाँ पर भी आपको जो राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो आपको सबसे ऊपर वाला भाग में देखने को मिलेगा। ऊपर वाला भाग बोले तो जो न्यूक्लियस के जस्ट साथ जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वहाँ पे आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। जिस पार्ट में आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहा है, जिस रेटिकुलम में आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कैसा दिख रहा है, दरदरा टाइप दिख रहा है, दरदरी टाइप दिख रहा है, इसमें उबड़ खाबड़ सा एक फिगर बन जा रहा है। तो इसको हम लोग इसी कारण से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें राइबोसोम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पार्ट हो गया। दूसरा वो जगह होता है जहाँ जिस रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट होता ही नहीं, जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो कैसा होगा, एकदम स्मूथ होगा, उसमें कोई रफनेस नहीं होगी, कोई दरदरापन नहीं होगा, कोई खुरदरा नहीं होगा। तो वो होता है एकदम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इस सब दिख रहा है, ये सब पार्ट आपको दिख जो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में SER बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। यहाँ पे अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, अगर हम अपना लॉजिक इस्तेमाल करें तो यहाँ पे कुछ हद तक हम समझ सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं।
प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी क्या बनेगा? सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा होगा? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या यहाँ पर भी प्रोटीन बन सकता है? नहीं बन सकता है। प्रोटीन केवल कहाँ बनता है? तो राइबोसोम्स में बनता है, और वो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित है, तो वहीं पर प्रोटीन बनेगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का सिंथेसिस कर रहा होगा, किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा होगा? तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप एस से याद रख सकते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस एस्ट्रोल्स का होता है। एस्ट्रियोल्स नामक जो ये हार्मोन्स होता है, वहाँ यहीं पर फॉर्मेशन हो रहा होता है, और लिपिड्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एस्ट्रियोल्स और लिपिड का फॉर्मेशन होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हम लोग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और किस चीज़ से जुड़ा होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जस्ट न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, उस पर दरदरा टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। और जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को हम लोग बोल रहे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे हमको ये राइबोसोम देखने को नहीं मिलता, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एस्ट्रियोल्स और लिपिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बढ़ेंगे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जीसी में जाएंगे, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, गोल्जी बॉडीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ये जो गोल्जी बॉडी होता है ना, वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये होता है एक, ये जो आपको ये पार्ट देखने को मिल रहा है, एक तरह का, इसको हम लोग सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? तो सिस्टर्ने नाम है। और ये कुछ आपको वेव टाइप का दिख रहा है, जैसे मानो कि यहाँ पे हम लोग कुछ साउंड का फॉर्म, ये हो रहा है, साउंड बज रहा है, और उसी के कारण ये साउंड आगे फैलता हुआ जा रहा है, एक वेव टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। पहले छोटा, उसका बड़ा 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 बहुत बड़ा, इस टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर गोल्जी बॉडीज बोल रहे होते हैं। ये होता है पैरेलली स्टैक्ड कॉन्सेंट्रिक सिस्टर्ने। ये एक दूसरे के पैरेलली होगा, एक दूसरे के पैरेलली रखा होगा, और ये कॉन्सेंट्रिक सिस्टर्ने है। ये सबको हम लोग सिस्टर्ने बोलते हैं। आपको ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि छोटा सा सर्कल है, इसके बाद बड़ा सा सर्कल, इसके बाद बड़ा सा सर्कल, इसके बाद बड़ा सा सर्कल। तो ये सब जो सर्कल देखने में लग रहा है, एक तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिल रहा है। मतलब अब सर्कल तो हम लोग इसको बोलते नहीं है, बेसिकली इसको सिस्टर्ने बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर रहे होते हैं कॉन्सेंट्रिक सिस्टर्ने। ये जो सबसे ऊपर वाला सिस्टर्ने जो पार्ट है, इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा नाम प्यार से सिस बोल रहे होते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, या फिर ट्रांस बोल रहे होते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग एक चीज़ अगर हम लोग ऊपर छूट गया, उसको अगर हम लोग देख लें, ये इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो भाग है, अंदर का जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमिनल स्पेस। इस स्पेस को छोड़कर न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्ट बच जाता है, जो भी स्पेस रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। अब हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेसिकली तीन चीज़ों का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन का, एस्ट्रोजन्स का और लिपिड का। इस तीन चीज़ों का जब फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या करेगा? आगे बढ़ा देगा, मतलब इसका काम खत्म, ये फॉर्मेशन कर चुका है। अब ये क्या करेगा? आगे किसी और बॉडीज को दे देगा, ताकि वो लेकर आगे की प्रक्रिया को काम जारी रख सके। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब प्रोटीन या फिर एस्ट्रोजन्स या फिर लिपिड, जब लिपिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको वेसाइकल के फॉर्म में आगे बढ़ा देता है। किसके पास? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले कहाँ जाता है? किस सिस्टर्ने पे? तो फॉर्मिंग फेज पे जाता है। इसको हम लोग फॉर्मिंग फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बना हुआ सामान आ रहा है। अब इसको क्या करेगा? या अगला सिस्टर्ने पे पहुंचाएगा, फिर अगला सिस्टर्ने पे, इस तरह से पहुंचाते हुए ये मैच्योरिंग फेज पर पहुंचा देता है, जिसको हम लोग ट्रांस फेज पर पहुंचा देता है। इस तरह से पहुंचाने के बाद फिर एक मतलब एक वेसाइकल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट टैग दे देता है। इसमें लगता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक टैग दे देता है कि ये कार्बोहाइड्रेट बन चुका है। अब ये कार्बोहाइड्रेट अपने अनुसार इसको जिस पार्ट में जाना होता है, मतलब
रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे मान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को रिक्वायरमेंट है अभी कार्बोहाइड्रेट का, तो वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे कि मान लेते हैं लाइसोसोम्स का ये है ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट का, तो वहाँ पर पहुँचा देता है। जिसको अब यहाँ से जिसको ज़रूरत रहेगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट का टैग, ये जो वेसिकल फॉर्म बन चुका है, ये अब सारे इसको पहुंचा दिया जाएगा, मतलब सारे मेम्ब्रेन को, सारे ऑर्गेनल्स बॉडी को अब ये बारी बारी से पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आगे जाके हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पे दो पार्ट रह जाता है, एक लाइसोसोम्स और एक रह जाता है वैक्यूल। क्या रह जाता है, एक लाइसोसोम्स और एक वैक्यूल। तो ये लाइसोसोम क्या है, इसको ना हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोटीन, लिपिड या फिर जो भी चीज़ इसके अंदर जाता है, जो भी कंपाउंड, उसको ये तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे होते हैं सुसाइडल बैग। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा जारी रखेंगे। अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट था, इसलिए इसको बताया गया यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या है, तो एक फूड, ये है फूड की तरह, मतलब स्टोर हाउस की तरह है। इसमें जो भी चीज़ का अभी सेल में काम नहीं है उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वैक्यूल के अंदर, ताकि जरूरत पड़ने पर वैक्यूल से फिर निकाल कर उसका यूज किया जा सके। तो इस तरह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो 4 पार्ट था, हमने चारों पार्टों के बारे में देखा। बेसिकली 2 पार्ट के बारे में अच्छे से देखा। एक था क्या अपने पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और एक था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पहले पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानने वाले। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जितना जाने वही सब चीज़ फिर से जानना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है और वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। हम लोग सेल को भी नहीं देख सकते थे बहुत पहले तक। और क्यों नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमारे पास उस तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर उस लेवल का माइक्रोस्कोप नहीं था जिसके कारण हम छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में देख सकें। जब वो चीज़ आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मार्केट में आया, तब हम लोगों ने सेल के अंदर की चीज़ों को भी देखने लगे और उस पर अपना रिसर्च चालू कर दिए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो दैट टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कैसे देखते हैं, पतला सा टाइनी सा देखते हैं हम लोग, ट्यूबुलर, एक ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है, मतलब एक लंबा लंबा परखनली टाइप्स में होता है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। तो ये टीनी होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। और वो जो वही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको एकदम बिखरा हुआ साइटोप्लाज्म में, उसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे ऊपर वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस पर आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन करके सिक्रेशन कर रहा होगा, बाहर की तरफ भेज रहा होगा। सेम उसी तरह से जहाँ पे आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलेगा, वो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसमें राइबोसोम्स के प्रेजेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बल्कि इस पे लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसमें एस्ट्रोल्स हार्मोन्स का भी यहीं पे फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या करता है, जब एस्ट्रोल या फिर लिपिड जब बन जाता है तो इसका भी सिक्रेशन कर देता है, बाहर की तरफ भेज देता है। जब ये प्रोटीन या फिर क्या बोलते हैं लिपिड जब बन जाता है तो उसको वेसिकल के फॉर्म में सिक्रेशन करता है, और ये सिक्रेट होकर कहाँ जाता है, तो ये जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पर चला जाता है। तो हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि प्रोटीन या फिर जो भी लिपिड बनता है उसको वेसिकल के फॉर्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेज देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, ताकि यहाँ पे आगे का काम हो सके। तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका खोज गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसी के हम लोग इसमें सम्मान में इसका नाम, हम लोग इस बॉडी का नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी कहते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो कैमिलो गोल्जी, जो कब डिस्कवर करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, 1898 में। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरह का डिस्क टाइप देखने को मिल रहा है, या फिर एक तरह का सर्कल टाइप देखने को मिल रहा है। ये एक फ्लैटेड डिस्क है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्न है। जो फ्लैट डिस्क आपको देखने को मिलेगा सेल के अंदर, उसको हम लोग सिस्टर्ने बोलते हैं। और बहुत सारा जब जहाँ पे सिस्टर्ने देखने को मिले उसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्ने, ये जो आपको एक एक पार्ट देखने को मिल रहा है, एक एक आपको जो डिस्क टाइप देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग सिस्टर्ने बोल रहे होते हैं।
और पूरे सिस्टर्ने को हम लोग बोल रहे होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दीज सिस्टर्ने आर प्रेजेंट पैरेलली टू ईच अदर एंड आर कॉन्सेंट्रिक। ये जो आपको सिस्टर्ने देखने को मिल रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है और कॉन्सेंट्रिक है, जैसे कि एक ही रेडियस में एक ही पॉइंट से लेके सभी को घुमाया गया हो, सभी को बनाया गया हो, सबका फॉर्मेशन हुआ हो, इसलिए इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक भी बोल रहे होते हैं। और जैसे दिखने में कॉन्सेंट्रिक ही लग रहा होता है। सबसे ऊपर वाला जो सिस्टर्ने है उसको हम लोग सिस बोल रहे होते हैं, या फिर फॉर्मिंग, या फिर कॉन्वेक्स बोल रहे होते हैं। जो बीच वाला है या फिर एक और मतलब ऊपर वाले को हम लोग सिस, फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स, सबसे नीचे वाले सिस्टर्ने को हम लोग ट्रांस, मैच्योरिंग या कॉन्केव बोल रहे होते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल जितना भी बीच वाला बचा उस सबको हम लोग मीडियम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वेसिकल के फॉर्म में जो प्रोटीन या फिर लिपिड बन के आया वो कहाँ जाता है? सबसे पहले आता है फॉर्मिंग पे आता है, या फिर सिस पे आता है, या फिर कॉन्वेक्स पे। इसके बाद कहाँ जाता है? तो मीडियम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर। इसके बाद कहाँ? ट्रांस पर। ट्रांस पर जाने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज होने के बाद सब कार्बोहाइड्रेट अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। टारगेट बोले तो जो जिसको रिक्वायरमेंट होती है, जिस ऑर्गेनल को रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर वो टारगेट, वो कार्बोहाइड्रेट का टैग वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जाने। अब देखेंगे लाइसोसोम्स और वैक्यूल के बारे में। जब तक आप लोग इसको सही से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तीसरे पार्ट लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स क्या है? तो लाइसोसोम्स के बारे में बचपन से बताया जाता है कि लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, सेल का सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब ये सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? कि जब ये फटता है तो सेल डेड हो जाता है। ऐसा नहीं है, आपको अधूरा ज्ञान दिया जाता है कि लाइसोसोम्स के फटने से पूरा सेल ही डेड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में भी देखेंगे अभी हम लोग। पहले तो ये जाने कि सुसाइडल बैग है, सॉरी लाइसोसोम्स है क्या। लाइसोसोम्स के बारे में हम लोगों को बचपन से बताया गया, सुसाइडल बैग तो उसी पे पहले बताया गया। लाइसोसोम्स कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जिसके अंदर बहुत सारा एसिडिक एंजाइम्स मौजूद होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स आखिर कोई भी चीज़ को अपने अंदर आने से क्यों तोड़ देता है या फिर क्यों उसको नष्ट कर देता है? क्योंकि इसके पास होता है पानी का पावर। इसमें बहुत सारा होता है पानी, और पानी को ही चलाकर ये सब चीज़ों को क्या करता है? तोड़ देता है। इतना प्रेशर पे पानी डालता है किसी भी ऑर्गेनल पे कि वो ऑर्गेनल वहाँ पे नष्ट हो जाता है या फिर डेड हो जाता है। तो इसमें होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जितना भी प्रोटॉन्स बनता है बाहर में, सेल के बाहर, वो सबको अपने अंदर क्या करता है? ये लाइसोसोम्स ये अपने अंदर रख लेता है। और जब हम लोग प्रोटॉन को अंदर रखेंगे तो प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे बढ़ गया। और जहाँ पे प्रोटॉन का नंबर बढ़ा होता है उसको, उस जगह को हम लोग बोल रहे थे कि वो जगह क्या है? एसिडिक है या फिर एसिडिटी है। तो यहाँ पे एसिडिटी भी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? पीएच क्या होगा? घटेगा। इसी के कारण इस वाला जो लाइसोसोम्स वाला जो ऑर्गेनल होता है वो पूरी तरह से एसिडिक होता है, ताकि कोई भी ऑर्गेनल अगर इसके अंदर आएगा तो उसको क्या करेगा? ये पूरी तरह से तोड़ देगा। तो ये इसमें एक तरह का प्रोटॉन पंप होता है। इसमें प्रोटॉन को पहुंचाने के लिए एक पंप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई पूरा पैक जगह है, उसमें हमको हवा डालना है तो हम लोग कैसे डालते हैं? पंप की सहायता से डाल रहे होते हैं। जैसे बलून में हवा डालना है तो कैसे डालते हैं हम लोग? पंप से डाल रहे होते हैं। या फिर साइकिल के इसमें टायर में डालना है तो कैसे डाल रहे होते हैं हम लोग? पंप की हेल्प से डाल रहे होते हैं। सेम उसी तरह से जब लाइसोसोम में प्रोटॉन हमको डालना है तो किसकी हेल्प से हम लोग डाल रहे होंगे? पंप से। और उस पंप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से जितना भी प्रोटॉन होता है बाहर में उपस्थित, उस सब को हम लोग लाइसोसोम के अंदर ला के रख देते हैं, ताकि इसकी एसिडिटी क्या हो? बरकरार रख सके हम लोग। जब इसमें प्रोटॉन पंप में कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारा प्रोटॉन प्रेजेंट है। और जब बहुत सारा प्रोटॉन पहले से प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कैसा कंसंट्रेशन मानेंगे? हाई कंसंट्रेशन। ये जो इलाका होगा, ये वाला जो जगह होगा, ये हाई कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटॉन पहले से प्रेजेंट है। बाहर में जो इक्का दुक्का प्रोटॉन है वो आएगा अंदर। इसका मतलब बाहर वाले जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? बाहर वाले इलाका को लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये लाइसोसोम जो है ये एक यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, मतलब इसके ऑर्गेनल के ऊपर एक मेम्ब्रेन ही सिर्फ लगा होगा।
जैसे न्यूक्लियस के ऊपर डबल स्टैंडर्ड था, तो उस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होगा। इसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसी लाइसोसोम के अंदर अगर हम प्रोटीन को डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। न्यूक्लिक एसिड को डालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को डालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक। लिपिड क्या हो जाएगा, वो भी ब्रेक। ये प्रोटीन जो ब्रेक होता है तो उसमें कौन सा एसिड का यूज़ किया जाता है, तो उस एसिड का नाम है प्रोटीज। प्रोटीज एसिड का यूज़ करके हम लोग प्रोटीन को क्या कर रहे होते हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस नाम का एसिड यूज़ किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज नाम का एसिड को यूज़ किया जाता है। लिपिड्स को तोड़ने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लाइपेज का यूज़ कर रहे होते हैं। अमाइलेज के बारे में तो बचपन से बताया जाता है कि सलाइवा में अमाइलेज की मात्रा उपस्थित होती है। जो हमारे मुंह में सलाइवा बन रहा है उसमें भी अमाइलेज होता है, और हम लोग जानते हैं कि उसी के हेल्प से क्या होता है, सलाइवा की हेल्प से ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पहले ही तोड़ देते हैं। तो ये जो अमाइलेज है ये कहाँ उपस्थित होता है, लाइसोसोम में भी उपस्थित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो देखें कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब ये सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके फटने से सेल का डेड हो जाता है। ये बचपन में बताया जा रहा होगा। लेकिन अगर आप सोचें तो लाइसोसोम जो है ना, सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल है, और छोटा सा ऑर्गेनल अगर फट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर बहुत मात्रा में लाइसोसोम फटती है तब जाके सेल डेड हो सकता है, लेकिन छोटा मोटा मात्रा में अगर लाइसोसोम फटता है तो सेल डेड नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए तो अगर आप मान लो कि एक जग में एसिड लेकर आप बहुत समुंदर में डाल दोगे उसको, तो क्या मतलब कि समुंदर का जितना भी पानी है वो सब एसिडिटी हो जाएगा, सब में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक जग डाल रहे हो, एक जग डालने से कुछ नहीं होगा। उस एक जग का जितना भी एसिड होगा वो थोड़ा ही देर के बाद उस सागर में या फिर उस महासागर में डाइल्यूट हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा, उसमें उसका कोई मतलब बचेगा ही नहीं एसिड। तो उसी तरह से सुसाइडल बैग, जिसको हम लोग लाइसोसोम बोल रहे होते हैं, लाइसोसोम जब फटेगा तो इतना फटेगा कि सेल उसको सर्वाइव कर सके, सेल के अंदर वो डाइल्यूट हो सके। अगर बहुत मात्रा में लाइसोसोम फटता है तब जाके सेल में पूरी एसिडिटी हो जाएगी, जिसके कारण सेल डेड हो सकता है। तो अभी जो मिसकंसेप्शन था बचपन का कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब एक बहुत बड़े नंबर में लाइसोसोम फट रहा होता है तब जाके सेल डेड होता है, न कि छोटे मोटे नंबर में अगर लाइसोसोम फटेगा तो सेल डेड होगा। ठीक है, तो लाइसोसोम का जितना भी पॉइंट्स था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो कि वैक्यूल है उसके बारे में देखेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला पार्ट वैक्यूल के बारे में देखेंगे कि वैक्यूल क्या है। वैक्यूल का अगर मोटा मोटी मतलब समझे कि वैक्यूल कैसा ऑर्गेनल है, तो वैक्यूल में हम लोग स्टोर करने के लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखते हैं। मतलब वैक्यूल में जो भी चीज़ स्टोर करना होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसका काम अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये वैक्यूल में जैसे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। जो वेस्ट मटेरियल है सेल के काम का नहीं है, वो कहाँ देखने को मिलेगा, इसी वैक्यूल के अंदर। बहुत सारा वाटर देखने को मिलेगा जो अभी सेल के लिए लाभदायक नहीं है, सेल अभी काम कर रहा है, सफिशिएंट वाटर है उसके पास साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या करेगा, ये वैक्यूल में रहेगा वाटर प्रेजेंट, ताकि अगर कभी ख़त्म हो जाता है या फिर कभी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती, नीड पड़ती है इस सेल को, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। एंथोसाइनिन यहीं पर देखने को मिलेगा, जो प्लांट के मतलब पेड़ के पत्तियों के कलर का डिसाइड करने में एंथोसाइनिन का अपना रोल होता है। तो ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, वैक्यूल में। वैक्यूल मतलब स्टोर करने का जगह है ये, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको देखने का मिलेगा सेल को, इसी वैक्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। ये सेल जो एक ऑर्गेनल है, इसका एक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, ये ऑर्गेनल क्या बोलते हैं, बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है वैक्यूल, जिसके अंदर हम लोग सामान को ही ये कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें जो लेयर देखने को मिलता है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। इसमें भी एक पंप लगा होता है जिसके हेल्प से हम बाहर की चीज़ों को अंदर दे रहे होते हैं। इसमें पहले से ही बहुत सारा सामान लोडेड है, क्योंकि ये स्टोर रूम की तरह काम कर रहा है। जैसे कि जो काम का घर में जो भी चीज़ काम का नहीं है उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, स्टोर रूम में, ताकि अगर कभी काम पड़ता है उस चीज़ का तो हम लोग स्टोर रूम से उसको निकाल कर फिर काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो ये भी वैक्यूल क्या है, स्टोर रूम की तरह ही है। इसमें बहुत सारा सामान है पहले से, तो इसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा।
लेकिन अगर साइटोप्लाज्म की बात करें, ये सब जो है ना साइटोप्लाज्म है पूरा बोल, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में तो उतना सामान है ही नहीं, पानी है और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसके रेफरेंस में कम होगा। तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा इधर से इधर आने वाला सामान, ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को मूव कर रहे हैं पंप के थ्रू। ये पंप है, इसमें हम लोग पंप, जैसे कि बलून में हवा डालना होता है तो कैसे डालते हैं, हल्का सा मतलब पंप लेकर उसमें हवा डाल रहे होते हैं, सेम उसी तरह से मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हम लोग हवा डाल रहे होते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सामान मूव कर रहा है, वो भी पंप के थ्रू। तो इसलिए इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट लेयर का नाम है। अब एक वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये अमीबा में प्रेजेंट होता है। अमीबा में जो आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा उस वैक्यूल का नाम क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये किस चीज में हेल्पफुल होता है, तो हेल्प्स इन एक्सक्रीशंस एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है अमीबा में, ये एक्सक्रीशन करवा रहा होता है और ऑस्मो रेगुलेशंस में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल सब चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हर पार्ट के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल कर ली है। मतलब कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है इस लेक्चर में। अब हम लोग जो अगले लेक्चर में मिलेंगे वो राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, क्रोम, ये इस सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, क्रोमोसोम्स सबके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो टॉपिक था यहाँ पर आप लोगों का क्लियर होता है। अगले लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे वो राइबोसोम्स के साथ मिलेंगे।